चलो बच्चों, फेस के थ्रू इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा खांसी वासी है, तो सोचा पूरा कंसंट्रेशन आपका वीडियो पे रहे तो बेटर। अब कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है कंपनी, उसकी मीनिंग और उसके फीचर्स। तो अपने को पूछ सकता है कि डिफाइन कंपनी में, 2 मार्क के लिए कंपनी को डिफाइन कर दो। तो आपको पहले सबसे पहले ये डेफिनेशन करनी है कि कंपनी और एक कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल एग्जिस्टेंस है इन द आइज ऑफ लॉ, बीइंग अ mere creation of law, it possesses only those properties which are chartered of its creation। मतलब लॉ ने क्रिएट किया है तो वही चीजें ऐसे मिलेंगी जो लॉ इसे प्रोवाइड करेगा उसके पैदा होने के टाइम। या तो लॉ इसे एक्सप्रेसली प्रोवाइड करेगा या उसके एग्जिस्टेंस से उसे मिल जाएगा, एक्सीडेंटल टू इट्स एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी बोलेगी कि जैसे नेचुरल पर्सन के राइट्स है मेरे। नहीं नहीं नहीं, जिस लॉ ने आपको क्रिएट किया है आपके राइट उसी के हिसाब से रहेंगे। हेनी जी बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सी। डेफिनेशन नहीं पूरा समअप कर दिया। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन और अपनी कॉमन सील है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013, और एनी प्रीवियस लॉ, मतलब जो कंपनियां पुरानी है जैसे 1956 वाली उनको भी रजिस्टर्ड माना जाता है, बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर के लिए इतना लिखे खेल खत्म। अब अगर आपने को फीचर्स पूछा या सेपरेट फीचर्स भी पूछा तो ये लिख सकते हैं। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। आप सबको पता है, यहाँ से रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि कंपनी को चालू करने वाले जो नेचुरल पर्सन है और जो कंपनी जब चालू होती है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन बनती है। इनकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज दैट मीन? कंपनी अपने नाम पर लोन ले सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, बिजनेस खरीद सकती है। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? और जब कंपनी लोन लेगी तो लोग कंपनी को स्यू करेंगे, मेंबर को स्यू नहीं करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बेच सकती है, सब कुछ। अब उसमें ध्यान दो, अब कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी डेफिनेटली इट इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी and same applicable to the shareholders property are not the private property of the company। so what does that mean? a member, किसी भी मेंबर का कंपनी पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के प्रॉपर्टी पर। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो कंपनी ही इंश्योरेंस करेगी, उसका मेंबर क्लेम नहीं करेगा। मक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। उस पर ये वाला सेक्शन कोट करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी को फर्क पड़ता नहीं कि मेंबर्स आए या जाए, कंपनी के शेयर चेंज होते रहते हैं, कंपनी के एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉ का क्रिएशन है। कंपनी तभी खत्म होगी जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि कंपनी है भैया, वहां एक मीटिंग चल रही थी, उसके लोग प्लेन से जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, मीटिंग में बम फूट गया, सब मर गए, कि कंपनी एग्जिस्ट करेगी? यस, कंपनी एग्जिस्ट करेगी लॉ की नजर में, क्योंकि कंपनी को आप बम उड़ा के, प्लेन से उड़ा के खत्म नहीं कर सकते, कोई और चला लेगा उसको। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है भैया, जितने आपने शेयर खरीदे उस अनपेड अमाउंट तक का आपका लाइबिलिटी होता है, या सब आप जानते हैं, इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लिमिटेड बाय गारंटी वाली है, जितना आप अभी पे कर रहे हैं उतना आप वाइंड अप के टाइम पर, और गारंटी जितना आपने दिया था उतना पे करेंगे। अनलिमिटेड वाली कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है ना, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सिंपल क्रिएटेड बाय लॉ है, नेचुरल बर्थ नहीं है। तो जो नेचुरल बर्थ वालों को जो राइट मिलते हैं, जैसे हम लोगों को जो राइट मिलते हैं, इट इज अ लीगल और क्रिएशन ऑफ लॉ, तो इसके कुछ राइट्स है जो आपको ध्यान रखना है। सेपरेट लीगल एंटिटी तो सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट बैंक अकाउंट, लोन्स ले सकती है, लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सीयू हो सकती है, सीयू कर सकती है। बराबर है कि नहीं बराबर है? हर वो काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन करेगा, एक्सेप्ट ना आप इसको जेल भेज सकते हैं, ना हम इसको कसम खाने के लिए बोल सकते हैं, ना हम इसको शादी करने के लिए बोल सकते हैं, ना हम इसको किसी प्रोफेशन को लॉन्च करने के लिए बोल सकते हैं। बट ये एक लीगल पर्सन है अपने खुद में, ये किसी ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करेगी। उस ह्यूमन एजेंसी का नाम है मेरे बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एजेंट नहीं है, कंपनी का नौकर नहीं है, बट कंपनी ने उनको अपॉइंट किया कि हमारे बिहाफ में तुम काम करो, हमारे बिहाफ में तुम डिसीजन लो, और कॉमन सील को तुम लोग यूज करो। जो कंपनी की आर्टिफिशियल सिग्नेचर है, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अफिक्स किए जाते हैं, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है, जो आरओसी के पास में सबमिट किया जाता है, डेफिनेटली उस पर कॉमन सील को यूज किया जाएगा। कॉमन सील ऑप्शनल हो चुका है, वी ऑल नो इट इज नॉट कंपलसरी। ऑप्शनल का मतलब उसकी जगह पर आप डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर या काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी भी आ गया तो इट इज फाइन इज दैट, ये लिखा हुआ। ओके, कॉर्पोरेट विल, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत चांस आ सकते हैं। थियरी भी आ सकता है कि भाई कॉर्पोरेट विल के पूरे केसेस को एक्सप्लेन करो। कॉर्पोरेट विल का सिंपल मतलब है कंपनी जब आइडेंटिफाई की जाती है, कंपनी जब रजिस्टर्ड की जाती है तो मेंबर अलग और कंपनी की आइडेंटिटी अलग, दोनों अपने अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे।
शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के गलत काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और इनके काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस हम सबको क्लियर है, कैसे सोलोमन ने अपनी कंपनी का फायदा उठा के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाया था और ये कहा था कि मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। मगर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने कहा था कि नहीं, कंपनी और सोलोमन एक ही व्यक्ति है। हर जगह पर जब भी ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन को जरूर कोट करिएगा आप लोग। फिर था क्या हम इस कॉर्पोरेट विल को, क्या इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, क्या इस शीट को हम हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं जी। कंपनी कोर्ट को जब जब लगेगा कि कंपनी को एक फैकेट की तरह, एक मास्क की तरह, एक मुखौटों की तरह यूज किया जा रहा है वहां पर हम कॉर्पोरेट विल को हटा देंगे। एज सिंपल एज दैट। इसके बहुत सारे रीजन थे। कंपनी का कैरेक्टर, क्या कंपनी किसी की दोस्त या दुश्मन हो सकती है? नहीं सर, कंपनी चलाने वाले दोस्त या दुश्मन हो सकते हैं, बट कंपनी किसी की दोस्त और दुश्मन नहीं होती है। डैमलर, गो लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, अगर पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर प्राइवेट इंटरेस्ट हर्ट होता है हमें क्या करना है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है हमको फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा भाई कंपनी के पीछे है कौन, कंपनी को चला कौन रहा है। चलाने वाले दुश्मन हो सकते हैं, कंपनी आपकी दुश्मन नहीं हो सकती। ना वो आपकी फ्रेंड होगी, ना वो आपकी दुश्मन होगी। अपना उसका खुद का कोई सोच है, उसका खुद का दिमाग होता नहीं है। उसको चलाने वाले लोग किस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी बनाई गई है स्पेशली अपने इनकम टैक्स को, अपनी इनकम को बचाने के लिए, तो फिर कंपनी के मुखौटे को हटाया जाएगा, कंपनी के मुखौटे को हटाया जाएगा और कंपनी के पीछे से लाया जाएगा उन लोगों को जो बेसिकली क्या कहलाते हैं, डायरेक्टर्स, या कंपनी को जो चला रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिकली कंपनियां बनाई गई जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट योर इनकम और रिड्यूस योर इनकम टू इन्वेड, किससे बचने के लिए? टैक्स लायबिलिटी से, तो ये गलत बात है। दिनशा मानी जी पीरियड में यही बताया गया कैसे वो अपनी ही कंपनियों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके उनको लोन के रूप में वापस ले लेता। अगर अपनी कंपनी का सोल पर्पस है कि आपको लीगल फॉर्मल ऑब्लिगेशन से बचना है, जो आपको कानून बोल रहा है आपको करना पड़ेगा। कानून बोल रहा है आपको एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा, वर्कमैन को बोनस देना पड़ेगा सैलरी के अलावा। आपने क्या किया, जो बोनस का अमाउंट था वो एक नई कंपनी खोलकर उसके शेयर खरीद लिया और बोला मैं उसको, समझ में आ रहा है? और बोले शेयर का पैसा उसके पास चले गया, शेयर खरीद लिया। ओके, शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, अ सब्सिडरी होली ओन्ड बाय इट। द डिविडेंड इनकम डिड नॉट फाइंड इट प्लेस। अब वो डिविडेंड आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा नहीं, क्योंकि वो डिविडेंड आप तो किसी तीसरी कंपनी को स्टैब्लिश करके ट्रांसफर कर चुके थे। पढ़े हो कि नहीं पढ़े आपने, है ना? जो ए लिमिटेड था उसने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, कितने के? 4,50,000 के। अब डिविडेंड पे आपको इनकम टैक्स लगेगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखता भी है, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना आपको। और वही पैसा फिर आप उसी से बोनस दे रहे थे, किसको? एम्प्लॉयज को। ओके, हमने क्या किया, सैने ने एक कंपनी क्रिएट की सब्सिडरी और जितनी भी इन्वेस्टमेंट का पैसा उनके पास आ रहा था वो तो ट्रांसफर कर दिया। यानी आपने वो जो कंपनी बनाई तीसरी वाली, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपके डिविडेंड के अमाउंट को कम से कम दिखाना है। ठीक है, शेयर्स इसने खरीदा, सॉरी यहाँ पानी पी रहा था। शेयर्स इसने खरीदा और जो शेयर्स खरीदने के बाद डिविडेंड मिल रहा है उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा लग रहा है सी ने खरीदा, तो सी तो सब्सिडरी है, यानी सी भी एक शेयर खरीदने का जरिया है ना? तो डेफिनेटली बोनस तो इनको देना है, तो इनका अमाउंट कम हो गया तो बोलेंगे अमाउंट कम है तो हम बोनस भी नहीं देंगे एम्प्लॉय को। इट्स लाइक दे आर जस्ट एस्केपिंग। कंपनी को एज एन एजेंट यूज करना, बराबर है कि नहीं बराबर है, मेंबर की तरह यूज करना, कंपनी को ट्रस्टी की तरह यूज करना, खुद प्रिंसिपल की तरह काम करना। ये बहुत अच्छा था कि आपको बस का लाइसेंस, ट्रांसपोर्टेशन का लाइसेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी कंपनी को ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। तो आप एक सब्सिडरी कंपनी ओपन करते हो जस्ट टू गेट द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। रिजेक्ट कर दिया गया। कंपनी का मेन ही पर्पस इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट द लॉ। गिलफिट मोटर वर्सेस हॉर्न, क्या था इसमें? जो हॉर्न साहब थे वो एक्स एम्प्लॉय थे गिलफिट मोटर्स के। वो गिलफिट मोटर्स को प्रॉमिस करते हैं कि मैं एक कंपनी स्टैब्लिश करूंगा अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो मैं आपके पुराने जो एम्प्लॉयज है, ओल्ड एम्प्लॉयज नहीं, ओल्ड कस्टमर्स है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा। फिर भी वो क्या करता है, ओल्ड एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है। तो ओल्ड एम्प्लॉयज को लगता है कि अभी भी गिलफिट मोटर्स में काम कर रहा है, बट अगर गिलफिट मोटर्स को हटाएंगे तो पता चलेगा कि भैया जो हॉर्न है इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इम्प्रॉपर पर्पस। क्लासेस ऑफ कंपनीज पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं आपको ये रटाने थोड़ा वाला हूं, लाइबिलिटी पे डायरेक्ट पूछ सकता है कि लाइबिलिटी वाले क्वेश्चन बताओ। सिंपल है, लिमिटेड बाय शेयर का सिंपल सा लॉजिक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको पे करना है, अनपेड अमाउंट तक पे करना है। और गारंटी वाले में सिंपल है, आपको कब पे करनी है? इवेंट ऑफ वाइंड अप के टाइम। और जितनी गारंटी दी उतने पे करोगे, उससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डिस्टिंक्शन क्या है? कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो लाइफ टाइम में किसको पे करना है? लिमिटेड बाय शेयर्स। और जो कंपनी गारंटी वाली है
उसका अमाउंट कब पे करना आपको गारंटी वाला, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 92, प्लीज सेक्शंस को याद करेंगे, जितने भी मेन सेक्शन है प्लीज सेक्शंस को याद करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी का सिंपल है कि जहां मेंबर की लायबिलिटीज पर्सनल एसेट्स तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। 1% कंपनी पर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ध्यान रखते सेक्शन भूलना मत। जो बोल रहा है कुछ सेक्शन, आपको दो चीजों पे क्वेश्चन आएंगे, उसके पेड अप कैपिटल पे कि भैया अगर पेड अप कैपिटल उसका बढ़ गया तो क्या वो 1% कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक और प्राइवेट पे, और वही से पेड अप कैपिटल और टर्नओवर या 1% कब कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक और प्राइवेट में, कन्वर्जन पे आ सकते हैं आपको, या उसके जो नॉमिनी है जिसको नॉमिनेट करता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या, माइनर नहीं होना, रेजिडेंट होना, प्रीवियस फाइनेंशियल में 182 डेज का, तो जो नॉमिनी है उसकी एलिजिबिलिटी। और एक ओपीसी, कितनी कंपनियां में ओपीसी 1% मेंबर हो सकता है, तो एक से ज्यादा में नहीं हो सकता, एक ही समय पर एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। ठीक है, ये है एक, ये तो पूछेगा ही वो जो ऊपर लिखा होगा, वो तो दिक्कत वाली बात ही नहीं। और बता रहा हूँ ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में, 50 लाख और 2 करोड़ दोनों में से कोई एक भी गया तो कन्वर्ट कर दो उसको पब्लिक प्राइवेट में। ठीक है, सेम प्राइवेट कंपनी का भी डायरेक्ट पूछेगा आपसे, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, शेयर ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं, मेंबर कितने दोस्त होते हैं, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद रखना है ना। प्राइवेट कंपनी के मेंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई दोस्तों में कौन कौन इंक्लूड है, तो उसमें लिखा है और जो ज्वाइंट मिलकर खरीदेगा वो सिंगल मेंबर कहलाएगा, नहीं भूलना मत। जो एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, मतलब पहले थे बट अब नहीं है, वो मेंबर में काउंट नहीं किया जाता। कौन से मेंबर में, 200। प्राइवेट कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल कंपनी पर आपको 100% क्वेश्चन आ सकता है इसके पेड अप कैपिटल और टर्नओवर को लेके, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी कब कहलाएगी, या तो 50 लाख का इसका, 50 लाख का इसका पेड अप शेयर कैपिटल है, और वो एक्सटेंड होकर 10 करोड़ भी होगा तो चलेगा। टर्नओवर इसका भाई साहब जो है वो मिनिमम 2, मतलब 50 लाख के साथ 2 करोड़ को सेट किया, और अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी बढ़ गया चल मैं तो उसके साथ में क्या सेट कर दिया उसने, टर्नओवर 100 का, मतलब अगर एक का पेड अप बढ़ा लिमिट के बाहर गया तो चलेगा, अगर टर्नओवर दोनों बढ़ गए यहाँ तो पहुंच ही जाओगे। क्या क्या नहीं होगी, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी नहीं होगी, सब्सिडरी सेक्शन, बॉडी कॉर्पोरेट, स्पेशल अप्लाई, आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, इसमें क्वेश्चन बहुत चांस है। पब्लिक कंपनी पर आपको आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही आएगा। 7 और मोर पर्सन के द्वारा स्टैब्लिश की हुई कंपनी को पब्लिक कहेंगे, जो प्राइवेट कंपनी नहीं करती वो पब्लिक कंपनी करती है। बट एक बात को ध्यान रखना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो फिर वो भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। सिर्फ फर्क क्या होता है कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करते हैं जो पहले से थे। होल्डिंग और सब्सिडरी पे क्वेश्चन आए नहीं है बट अब आ सकते हैं, नई नई चीजें। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ पीओडी को और 50% से ज्यादा के वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, या फिर उनके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का मादा रखती है। ठीक है, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूड हो सकता है, लेयर मतलब कितनी, एक होल्डिंग की कितनी सब्सिडरीज हो सकती हैं। ये एग्जांपल ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब्सिडरी की सब्सिडरी जो होती है वो होल्डिंग की भी सब्सिडरी कहलाएंगी, है ना। प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ डीम टू बी पब्लिक तो कहलाएगी वो, बट वो अपने आर्टिकल्स को फॉलो करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएट कंपनी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एसोसिएट कंपनी मतलब जिससे कोई दूसरी कंपनी एसोसिएटेड है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस पर, एटलीस्ट 20% का वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल वो कंट्रोल करता है उसका। और क्या है, इट इज लाइक अ जॉइंट वेंचर, मिलके एसेट्स, मिलके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मिलके बिजनेस कर रहे हैं, है ना। इसमें जो टोटल शेयर कैपिटल है ना जो ऊपर पड़े, इसमें ये भी है, पेड अप शेयर कैपिटल भी इंक्लूड हो जाएगा, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी जो बाद में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने ही वाले हैं। आपको इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 20% से ज्यादा नहीं होना, 20% में सब कुछ आ गया, पेड अप शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, 252 टू सबसेक्शन 52, है ना। सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डिपॉजिट्स। अनलिस्टेड कंपनी मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड, ऑल द पब्लिक कंपनीज आर लिस्टेड कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी टू सबसेक्शन 45, जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में कम से कम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या ऐसी किसी चीज़ का जो गवर्नमेंट का हिस्सा सब्सिडरी है उसका पैसा लगा है। फॉरेन कंपनी टू सबसेक्शन 42, प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में फिजिकली या इंटरनेट के थ्रू, मगर रजिस्टर्ड कहीं और भी है। अब आ गया एक और इम्पोर्टेंट कंपनी, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा इसके ऑब्जेक्ट पर, जो ये लिखें और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा जो भी इसका प्रॉफिट होगा इसका ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होना चाहिए। ये नहीं करना है आपको, क्या लिखा है इसमें, डिविडेंड नहीं पे करेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाओगे पब्लिक प्राइवेट में, या फिर अपनी किसी सेक्शन जैसी कंपनी में एमलगेमेट हो जाओगे, मिल जाओगे। इस पे क्वेश्चन आपको 100% हो सकता है, क्या ये डिविडेंड बांट सकता है, क्या ये प्रॉफिट कमा सकता है, कमाएगा भी तो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कमाएगा, नाम के आगे क्या लगेगा तो सेक्शन 8 लगेगा, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस मिलता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, लाइसेंस मिलता है। इसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा जब ऐसा लगेगा कि ये पैसा अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज नहीं कर रहा, रजिस्ट्रार इसका लाइसेंस क्या कर लेगा, रिवोक कर लेगा, है ना। रिवोक करने के बाद में क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा चलो रे इसको इसी की जैसी किसी कंपनी में मिला दो, इसकी आइडेंटिटी को खत्म करो, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली एक सिंगल कंपनी बना दो, इसके जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो भी उस कंपनी की तरफ चल जाएंगे, बराबर है। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, भूलना मत बेटा। जनरल मीटिंग क्या लिखा इसमें, जब लगा कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा है, कन्वर्ट कर दो, नाम चेंज कर दो, वाइंड अप कर दो, एमलगेमेट कर दो किसी सिमिलर कंपनी में। और जनरल मीटिंग एक कंडक्ट कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी 14 दिन पहले का नोटिस दिए थे। एक्चुअली 21 डेज नॉर्मल पब्लिक कंपनी में यही होता है, इनको कम से कम टाइम दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इनमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, जैसे पब्लिक कंपनी में होती है मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी अपॉइंटेड इन पब्लिक कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सब कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये तो पैसे से रिलेटेड कुछ काम धंधा ज़्यादा चल रहा नहीं है। पार्टनरशिप मेंबर हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी 4455 दिस फॉर्म और रजिस्टर अंडर दिस एक्ट फॉर ए, अभी कुछ कर ही नहीं रही है, फ्यूचर में होल्ड करने वाली एसेट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क, है ना, जिसका कोई सिग्निफिकेंट खुद का कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए उसका भी इनएक्टिव भी कभी कभी कह सकते हैं। डोरमेंट मतलब जो शुरू से डोरमेंट है, इनएक्टिव मतलब जो पहले एक्टिव थे बाद में इनएक्टिव हो गई। कब से नहीं कर रही है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स। क्या क्या नहीं कर रही है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, रजिस्टर को पैसे पे नहीं किए, कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं किए लॉ की, शेयर्स अलॉट नहीं किए 2 साल से, ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं देते, इसलिए वो इनएक्टिव घोषित किया। निधि कंपनी जिसमें सिंपल लॉजिक है, बहुत सारे मेंबर मिलते हैं और उनका एक ही मकसद होता है एक दूसरे को कम इंटरेस्ट पर लोन और पैसा प्रोवाइड करना, निधि अमाउंट ऑफ मनी। और ये जो कंपनी है इसका मेन मकसद होता है सेविंग्स को एंकरेज करना, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंकों से अलग है, जहाँ पर हम अपना पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही PFI सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। एक बार नजर घुमा लेना इसमें से, छोड़ना मत। LIC जस्ट PFI, उसका खुद का अपना एक सेपरेट एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी। IDFC लिमिटेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको एक्सिस बैंक कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड, और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड और कम्युनिकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस PFI में आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI के द्वारा PFI माने जाते हैं। ठीक है, जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन PFI नहीं होगा, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत स्टैब्लिश ना किया गया या उसमें कम से कम 50% पैसा किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या पार्टली दोनों का मिला के कम से कम, तभी वो PFI माना जाएगा उसे। अभी मैं उसमें एग्जाम्पल में तो ही आता हूँ। प्रमोटर कंपनी का रजिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताओ यार। सिंपल ऐसा, प्रमोटर कौन होता है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 16 जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाइड, जोमेटो में लिखा था ना वो गोयल का नाम, जो गोयल ही था मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, जो भी होगा आई डोंट रिमेंबर, बट नाम लिखा था, वो क्लियर हो जाएगा जिसका नाम लिखा मतलब प्रमोटर। एनुअल रिटर्न्स जो आप लोग अलॉटमेंट रिटर्न्स और रिटर्न्स ROC का फाइल करते हैं, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर अदरवाइज, या जिसका एडवाइस और डायरेक्शंस पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर।
प्रमोटर, उसके दिमाग में आइडिया आता है, नेसेसरी स्टेप्स वही लेता है क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फॉर्मेशन सेक्शन 3 फॉर्मेशन है। पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए मिनिमम। लॉफुल पर्पस के लिए आप पब्लिक कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में आपको 2 लोग चाहिए। लॉफुल पर्पस के लिए आप प्राइवेट कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। फटाफट ध्यान करेंगे सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस देखिए। क्या डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, पहले डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। डॉक्यूमेंट्स MOA देखो, MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट 721 के द्वारा साइन रहेगा। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी और OPC, ऑल सब्सक्राइबर्स। डिक्लेरेशन, आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप एक्सपर्ट तो हैं, आप तो प्रमोटर है, आपको बिजनेस का नॉलेज, आपको कानून का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो लोगों को कानून का नॉलेज है उनका भी डिक्लेरेशन लेके, भैया हम जिस तरीके से फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सब सही है। डिक्लेरेशन बाय पर्सन हुज एंगेज्ड इन द, जो ऑलरेडी एंगेज्ड है फॉर्मेशन में, एडवोकेट, लॉयर, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो लोग इन्वॉल्व है, और या फिर वो लोग जिनका आर्टिकल में नाम लिखा है, डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब ये लोगों का डिक्लेरेशन रहता है कि कंपनी ने जो फॉर्मेशन किया कंपनी का वो पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद किया, और अगर ये सब गलत निकला तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक सब्सक्राइबर का डिक्लेरेशन होता है कि भैया मैं किसी भी प्रकार के इस मामले में अंदर नहीं हूं, न था, और अगर था तो उस बात को 5 साल हो चुके, खत्म हो गया 5 साल, बराबर है। और ऑल द डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया है और वो पूरी कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब्सक्राइबर्स भी अपना डिक्लेरेशन देंगे। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है ना, कितना ईजी है। रजिस्टर्ड ऑफिस दोगे कम्युनिकेशन के लिए, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिटेल्स, नेम, रेसिडेंशियल, नेशनलिटी, मेमोरेंडम में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ में। सब्सक्राइबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जिनका नाम आर्टिकल में आपने लिखा है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उनकी भी डिटेल्स, है ना। और जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स है उनकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो डेफिनेटली कौन होते हैं, प्रोमोटर। क्या हमने इनको कंसेंट से डायरेक्टर बनाया, कंसेंट लेनी पड़ती भैया, ठीक है, ओके। और फिर आपको क्या मिल जाता है फाइनली, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय ROC, सब कुछ वेरीफाई और रेक्टिफाई करने के बाद, और आपको एक CIN मिलता है, मतलब 21 डिजिट का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इस पर आपको कोई डिटेलिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ध्यान रखना है 21 डिजिट का। कंपनी अपने जितने भी मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिजर्व करके रखती है टिल द डिसोल्यूशन, एटलीस्ट ये इसकी ईयर्स तक। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के वक्त या इनकॉर्पोरेशन के बाद ऐसा पता चला ROC को कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो कोई भी व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा जिसने इंपॉर्टेंट मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को छुपाया और उसको पता था कि गलत है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया जा रहा है, लाइबल एक्शन लिया जाएगा अंडर 447 ऑफ IPC। अब ये तो फॉर्मेशन के पहले, अब ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, बाद में पता चला पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, है ना, कि इनकरेक्ट थी, रिप्रेजेंटेशन गलत था, सप्रेस था, गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए, वही ऊपर वाले स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया। जो भी प्रमोटर्स होंगे, जो भी पर्सन होंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, या जो भी लोग थे जो जिनका डिक्लेरेशन था, सबको सजा सुनाई जाएगी। और फिर क्या होगी सजा, अगर गलत तरीके से आप इन्फॉर्मेशन देके कंपनी को स्टैब्लिश किया है आपने, तो क्या सजा होगी, इनको बोलेंगे चलो भैया इनके मैनेजमेंट को चेंज करो, इनके मैनेजर डायरेक्टर्स को चेंज करो, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसमें, है ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे मेंबर्स की, बहुत चूल है इन लोगों को, लोगों के पैसे डुबाने की। कंपनी का नाम हटा दो रजिस्टर ऑफ कंपनी से, चलो खत्म करो कंपनी, माइंड अप कर दो, और कुछ और अगर ऑर्डर लगते हैं और उसके पहले आपको कंपनी को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी कंपनी ने ट्रांजेक्शन लिए थे बंद होने से पहले या कंपनी को सजा होने से पहले, वो पूरे कंप्लीट करके इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या है, सेक्शन 9 पकड़ने का और डायरेक्ट बताने का कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके मेंबर अलग और कंपनी की आइडेंटिटी अलग। रजिस्टर्ड कंपनी हर वो काम कर सकती है जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, प्रॉपर्टी को बेच सकती, कर सकती, मूवेबल टेंजिबल सी कर सकती, सी हो सकती, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सकते, ठीक है। कंपनी कब डिसॉल्व होगी, जब खुद वाइंड अप होगी, ये रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा। और जिस शेयर होल्डर ने कंपनी में शेयर खरीदा उसने कंपनी का इंटरेस्ट खरीद लिया, कंपनी को नौकर बना लिया अपना, नहीं सर, कंपनी अलग, कंपनी के शेयर होल्डर अलग। ओके, थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, उसके लिए माफी चाहूंगा। कंपनी की लीगल पर्सनालिटी तभी इमर्ज हो गई थी जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, जब पर्सन ने सब्सक्राइब किया था मेमोरेंडम को, और अदर पर्सन भी एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाए, बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स, बराबर है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है, कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, बिल्कुल, एंड बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी।
मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के पूरे शेयर खरीद लेता है वो दूसरी कंपनी का एंटिटी खत्म हो जाएगी, नहीं नहीं, दूसरी कंपनी की एंटिटी रहती है। ये सब ध्यान रखना है भैया, भूलना मत। कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया लीगल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन, अपने मेंबर से उसकी आइडेंटिटी अलग मानी जाती है, बराबर है। अब मियर फैक्ट, एक कंपनी में पूरा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा दे और पूरा पैसा अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी खरीदे गए तब भी वो क्या बोला, कंपनी क्या लिखा उसमें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कंपनी को कंपनी जागीर हो गई क्या गवर्नमेंट की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ना एजेंट हुई ना नौकर हुई, है ना। सेक्शन 10 में लिखा इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, आई होप यू नो। नॉमिनल कैपिटल, जो रजिस्टर्ड कैपिटल, जो आपको मैंने मैक्सिमम कैपिटल जो आप इशू कर सकते हैं, मैंने एक बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल, जो पैसा आप मैक्सिमम इकट्ठा करने वाले हैं शेयर कैपिटल के रूप में, जो रजिस्टर्ड है, इशूड, अनइशूड। इशूड के बाद क्या था, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद क्या था, पेड अप या अनकॉल्ड। आपने जो अनकॉल्ड है अभी बुलाया नहीं, आप बाद में बुलवाओगे। पेड अप, जो कॉल्ड किया आपने, जो आपने बुलवाया वो आ गया तो वो हो गया पेड अप, और जो कॉल किया था आपने और नहीं आया तो वो हो गया कॉल्स इन एरियाज। ओके, ये बहुत इजी है, मगर सेक्शंस याद रखना सबके, इससे हम रिक्वेस्ट कोशिश करना, बिना सेक्शंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है इस पैराग्राफ। शेयर लगाना मतलब सिर्फ शेयर लगाना नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता आपका कंपनी में, वेरियस राइट्स भी आते हैं, बोनस, राइट इशू, वोटिंग राइट्स, है ना, बहुत सारे। अब आप शेयर कम लगाओ या ज्यादा लगाओ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल, आप कंपनी के पार्ट ओनर बन चुके हो, आप समझ रहे हो, आप कंपनी में वोटिंग राइट्स यूज कर सकते हो, आपके पास वेरियस राइट्स अटैच्ड है, ये आपको ध्यान रखना। इक्विटी प्रेफरेंस पे भी आज तक क्वेश्चन नहीं है, बहुत चांस आ सकता है। पहले तो एक चीज क्लियर है, सेक्शन 44 कहता है शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है जी। It can be transferred from one place to another, from one person to another as per the article of association. इलेक्ट्रॉनिकली अगर शेयर्स को डील नहीं करोगे तो अभी भी सीरियली नंबर्ड होते हैं, बट अगर डीमैट में करोगे तो नंबर खत्म, लिखा है ना इसमें, डीमैट में करोगे, डिपॉजिटरी मोड में करोगे तो नंबर खत्म, जो हम लोगों ने खरीदा था या हम लोग अप्लाई कर रहे थे। ओके, इक्विटी शेयर का सिंपल मतलब इक्विटी शेयर वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सेक्शन 43 कहता है, जिसके अपने वोटिंग राइट्स है ना, या ऐसा इक्विटी शेयर जिसका डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। मैंने पढ़ा था इक्वल वोटिंग राइट्स वाले का क्या होता है, इसका रेट, इसका वोटिंग राइट ज्यादा एज कम्पेयर टू उसका रेट ऑफ डिफरेंट, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले का क्या है, उसका रेट ऑफ डिफरेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वोटिंग राइट्स, डीवीआर कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग। प्रेफरेंशियल क्या होता है, दो जगह पर प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, एक उनको डिविडेंड पहले मिलता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट पहले मिलेगा, कब, बाइंड अप के टाइम, नाम में प्रेफरेंस है। इसको अच्छे से पढ़ना एग्जाम में, आपको मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आए नहीं है तो बहुत चांस आ रहे हैं, ये बोलना नहीं है। ओके, इतना ही, बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है। इस पे आपको पूछ सकता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही पूछ सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेमोरेंडम चार्टर्ड है, मेन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट है, कंपनी का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी स्कोप बताता है, कंपनी के पावर बताता है, कंपनी के फाउंडेशन पे है वो बताता है, ऑब्जेक्ट जिसपे कंपनी फॉर्म है, स्कोप उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करना है, तो अल्ट्रा वायरस होता है, भूलना नहीं, अल्ट्रा वायरस। शेयर होल्डर को और इन्वेस्टर्स को मौका देता है कंपनी के पावर्स को एक्टिविटीज को जानने का। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद है, हम मान के चलते कि लोग इसे पढ़ के आए, प्रिज्यूम करके चलते, और शेयर होल्डर को पर्पस पता होना चाहिए उनका पैसा किस चीज के लिए यूज किया जाए। तो कंपनी ये नहीं बोल सकती जो मेमोरेंडम में लिखा है हमको फर्क नहीं पड़ता है, तुमको उसी के हिसाब से काम करना है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। और किस प्रकार के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप बनाएंगे डिपेंड करता है किस प्रकार की कंपनी, तो उसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। इसमें आपको एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि एक टेबल बनाओ जिसमें पूरे मॉडल की इन्फॉर्मेशन, कितना आसान है देखो। टेबल ए में क्या है, लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी है, बी में क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी, सी में क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी, डी में अनलिमिटेड कंपनी, और ई में अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। नाम पे एक सेपरेट बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सेपरेट क्वेश्चन। प्राइवेट कंपनी है तो नाम क्या, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगेगा, ओपीसी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, सेक्शन 8 है तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। बट कुछ नाम ऐसे जिसको आप यूज नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। ये आप क्या लिखा है इसमें, अगर ये वर्ड लिखा है तो आप सेक्शन 8 कंपनी ही मानेंगे इसको। इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम, ट्रस्ट वर्ड आ गया, मतलब आप जो पैसा ले रहे हो वो एक सोशल वेलफेयर के लिए ले रहे हो, क्योंकि इसके नाम पे अगर तुम पैसे कमाने की बात करोगे तो फिर बेटा ये तुम्हारे पीछे लग जाएगा टैक्स मांगने की। ये सब वर्ड्स भी जो सब सोशल वेलफेयर, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ रजिस्टर्ड जगह पर एड्रेस, आपका ऑब्जेक्ट क्या है,
अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का नाम और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एक जैसे नहीं लगा रहे, लिखा नाम के हिसाब से काम नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर बोलेंगे चल चेंज कर रही है, या तो नाम चेंज कर, या काम चेंज कर, नाम ही चेंज करने बोलेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ा सको। कैपिटल क्लॉज, दो प्रकार के कैपिटल क्लॉज हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है। कैपिटल क्लॉज मतलब कितना पैसा आप इक्विटी के रूप में ले रहे हो, और कितना आप प्रेफरेंस शेयर के रूप में ले रहे हो, या कितना आप ओन के रूप में ले रहे हो, और कितना बोरोड के रूप में ले रहे हो, या कितना आप इक्विटी के रूप में ले रहे हो, या कितना डेट के रूप में। ठीक है, ओके। जो चीजें इंपॉर्टेंट है अपन उसी पे फोकस करेंगे, है ना। पढ़ना सब डॉक्ट्रिन्स, अल्ट्रा वायरस बोला नहीं, जो मेमोरेंडम में लिखा है उसके बियॉन्ड जाके काम करना नहीं है, और अगर जाना चाहते हो तो पहले मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, और अगर कर भी लिए तो उसके लिए कंपनी कभी बाइंड ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम नहीं कर सकते, बियॉन्ड द पावर्स नहीं कर सकते। अच्छा, बियॉन्ड द डायरेक्टर्स ऑफ पावर्स और बियॉन्ड द मेमोरेंडम में अंतर समझा आपको सर? बिल्कुल समझे। डायरेक्टर के बियॉन्ड अगर कोई पावर गया तो वो तो आप इंक्लूड कर सकते हैं ना आर्टिकल में दोबारा जाके, है ना। उसको वो अल्ट्रा वायरस तो है, बट हम उसको चेंज तो कर सकते हैं ना। यस सर, बिल्कुल। बट अगर कोई चीज मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा रही है, नहीं नहीं नहीं, उसको आप कर नहीं सकते, पहले आपको पूरे पूरे मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर डज नॉट मीन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम, ओके। वही काम करो जो उनके लिमिटेशंस में, वही चीज को अप्रूवल देता है ना। अब अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए ना तो कंपनी सीयू होगी ना सीयू कर पाएगी, देखो लिखा ना, आप कंपनी को सीयू नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का वो काम ही नहीं था, और आप प्रूफ कैसे करेंगे कि कंपनी का वो काम है, क्योंकि लिखा ही नहीं। तो ये पढ़ के आओ, कंपनी का डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओके, है ना। कंपनी का जो लिखा नहीं, जो काम नहीं लिखा उसके लिए आप कंपनी को सीयू या ब्लेम नहीं कर सकते, रिमेंबर, सीयू या ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा चुका था, ऋषि रिश्वतन, ये उसके ऑब्जेक्टिव है। फिर भी उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम स्टार्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट उसका ऑब्जेक्टिव कतई नहीं रहा, तो वो बोल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है यार, अल्ट्रा वायरस एक्ट रेटिफाइड नहीं हो सकता, आपको दोबारा से मेमोरेंडम में उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। लीगल भी होगा तब भी रेटिफाइड नहीं होगा, लीगल काम भी है तो क्या बोले मेमोरेंडम में ऐड करो, बराबर है। अगर वो अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर है, वो इंट्रा वायरस टू कंपनी है, तो फिर वो जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन से भी पास हो जाएगा, पता है ना। डायरेक्टर्स को पावर बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बट क्या वो बहुत ही गलत काम है? नहीं, डायरेक्टर्स की पावर सब बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, उसको आप रेटिफाइड कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। और अल्ट्रा वायरस एक्ट आर्टिकल से अल्ट्रा वायरस है, आर्टिकल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे सारा उसके विपरीत जगह काम करे, तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, 75% ऑफ शेयर होल्डर से सहमति लेनी पड़ेगी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्ट्रा वायरस कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्यों? बट वो इंट्रा वायरस नहीं बन सकता ना, किसी ने रोका नहीं और टोका नहीं, तो हमने उसको इंट्रा वायरस कर लिया, ओके। आर्टिकल पे भी क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसमें आप इंट्रोडक्शन तो बहुत स्ट्रांगली पढ़ें कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटरनल अफेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए बनाया गया। अगर मैनेजमेंट मेमोरेंडम प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी और इंटरनल है, बराबर है कि नहीं? सब्सिडरी है, ये सपोर्ट कर रहा है मेमोरेंडम एसोसिएशन को, बराबर है कि? इसमें क्या लिखे? रूल्स एंड रेगुलेशंस, डोमेस्टिक मैनेजमेंट कैसे फंक्शन होगा वो सब लिखा है, बाय लॉज है ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो इनको फॉलो करना है। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को बहुत चांस है कि चलो सेक्शन 5 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका क्या क्या कंटेंट होगा, कैसे मैनेजमेंट रेगुलेट होगा, वो कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे, एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड कर सकते हो आप आगे जाके। एंट्रेंचमेंट वाले में बताया था ये तीनों पे एक अलग सवाल आ सकता है। रूल्स फॉर एंट्रेंचमेंट क्या बताया था मैंने? एंट्रेंचमेंट का मतलब आपको ऐसे प्रोविजन डाल दो कंपनी में फॉर्मेशन के वक्त या आफ्टर फॉर्मेशन में, जो इतने कठिन हो कि जिसको चेंज करने के लिए इतने लोगों की सहमति की जरूरत पड़े 90%, और वो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया वो प्रोविजन। आप मतलब कौन? माइनॉरिटी में जो जा सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में या क्वांटिटी ऑफ नंबर में, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, उनको लगता है कोई हमसे हमारा पावर ना छीन ले, तो इतने कठिन रूल बना दो कि कभी वो हो ही ना पाए, ठीक है। या तो फॉर्मेशन के टाइम पर या बाद में, है ना, ऑल मेंबर्स के द्वारा एग्रीड करके लिखा है ना, या स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा। इतना कठिन कर दो, ऑल मेंबर्स तो नहीं मानेंगे किसी बात पे, या स्पेशल रेजोल्यूशन 90% लिख दो, है ना। कठिन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा है, रेस्ट्रिक्टिव है। और जब भी ऐसा करोगे इसकी बात आप आरओसी को बता दो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है बहुत चांस। ये दोनों के बीच के डिफरेंस है, तो ये 4 पॉइंट और दोनों के और उनकी मीनिंग, ये 4 पॉइंट और मीनिंग। मेमोरेंडम क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, आर्टिकल, रूल्स एंड रेगुलेशंस। भैया डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, पहले दोनों की मीनिंग
और ये 4 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट लिख के आएंगे आप। ये आउटसाइडर की रिलेशनशिप बताता है, ये इनसाइडर की बताता है मेंबर्स के साथ। इसको अल्टर कर सकते हो आप कुछ ही सर्कमस्टांसेस में, है ना। मोस्ट केसेस में इसकी परमिशन लगेगी आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड या ट्रिब्यूनल की। इसको नॉर्मली स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू आप अल्टर कर सकते हो। जो काम मेमोरेंडम के बियॉन्ड हो तो अल्ट्रा वायरस, तो वो तो रेटिफाइड हो नहीं सकता, पूरे लोग भी मान जाएंगे तो, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली बियॉन्ड टू अल्ट्रा आर्टिकल भी हो गया ना। बट जो आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस है उसको आप स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू पास करें, क्योंकि जो आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस होगा मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। ऐसा है ना सीक्वेंस, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये इंफीरियर, ये उससे सुपीरियर, ये उससे सुपीरियर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हम तो मान के चलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जितने भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। कोई भी व्यक्ति उसको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी को उसको पढ़ सकता है। अगर और इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हो तो इंस्पेक्शन के लिए कुछ फीस देकर बिजनेस आवर्स में कंपनी में आके पढ़ सकते हो, या उसकी कॉपी बुलवा सकते हो। ध्यान रखना, भूल सेक्शन 3 राइट करें। पढ़ के आया है, रीड करके आया, उसको नॉलेज है इन्वेस्टर्स को, और सिर्फ पढ़ के रीड करके नहीं है, अंडरस्टूड भी करके, है ना, उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। हम ऐसा मान के चल चुके हैं कि उससे नोटिस है। ओके, यानी बेवकूफ है अगर रियली सिचुएशन क्रिएट होती तो, गधा है वो आदमी। अल्ट्रा वायरस एक्ट में क्यों पैसे लगाया जब वो मेमोरेंडम में लिखा नहीं था? ओके, बहुत सारे एंडर मैनेजमेंट तो आपको पता है, जो काम अंडर के हो रहे कंपनी में, अब कोई लोन अप्रूवल है, कोई शेयर अप्रूवल है, हमको थोड़ा पता है कि वो कंपनी ने मीटिंग की कि नहीं की, रिजोल्यूशन पास नहीं की, हम तो अज्यूम करेंगे कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको हो रहा है। टर्क एंड रूल में ही होता ना, अच्छा खासा लोन दिया उसने, लोन लेने वाले को थोड़ा पता है कि लोन की अर्जी के लिए उसको परमिशन नहीं है, बट हम तो मान के चलेंगे कि उसको परमिशन है। ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, उसमें ये लिखा है ना टर्क एंड रूल में। ओके, ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ इंसॉल्वेंट कैमरून्स कोलब्रो क्रिस्टीन कोल। टुर्कन जो है लिक्विडेटर साहब, जो एसेट्स को बेचने वाले इस कंपनी की। कंपनी बनाई गई थी 1884 में। कंपनी का 2000 का बॉन्ड था किसके पास? रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास, विच सिक्योर्ड द ड्राइंग कंपनीज ड्राइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। उसके चक्कर में उन्होंने करंट अकाउंट के थ्रू उसको सिक्योर कर दिया। बॉन्ड में कंपनी की सील थी, साइन थी डायरेक्टर की। और जब कंपनी को सीओ किया गया, बोला गया कि इट अलीज दैट इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट, डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू द, उसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से डायरेक्टर के पास एक अमाउंट तक पावर था कंपनी ने पैसा इशू करने का, है ना। एंड अ रिजोल्यूशन हैड बीन पास बट नॉट स्पेसिफाइंग कि डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है। तो हमको क्या पता है यार, अब हम तो मान के चलेंगे कि डायरेक्टर के पास पूरे पावर्स होंगे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ना। तो वो बोलता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, हम आर्टिकल पढ़ के आ रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता ना कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेबल नहीं है, देखो लिखा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो तो रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो कंपनी के इंटरनल वर्किंग को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टर के हर मूव और हर कदम के बारे में सही जानकारी या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। एग्री, आर्टिकल भी आरओसी के पास में, बट जरूरी नहीं है आपको हर चीज पता होनी चाहिए। इसके एक्सेप्शन है, ये सही में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट एक्सेप्शन लिखो, तो पहले इंडोर मैनेजमेंट बताना क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेप्शन, ये सब लिखना। यू विल नोटिस दैट द अफोरसेड मेंशन रूल ऑफ इंटर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। जब आप कंपनी से डील करते हो किसके थ्रू? इनके थ्रू। तो आप तो मान के चलते कि ये लोग सब, इनको सब पता है, ये सब बराबर कर रहे हैं। पर अगर कई चीज़ आपके नॉलेज में है कि ये लोग खराब है, जैसे आपको पता है कंपनी में इरेगुलरिटीज हो रही, फिर भी आप डील कर रहे हो, फिर भी आप पैसे लगा रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। ये केस, कोई भी केस रेफर कर सकते हो, है ना। अब कंपनी डिबेंचर इशू, अब जोमेटो में इतने सारे शेयर इशू हुए और हम में से अगर कोई ज्यादा का खरीद लेता तो जोमेटो वाले बोलते कि अरे वो उसकी जानकारी नहीं थी, हम आपसे शेयर वापस ले रहे, तो हमको थोड़ा पता है कि आपको रिजोल्यूशन नहीं था, हमको शेयर चाहिए, बराबर है कि नहीं? ये बहुत अच्छा केस है ये वाला, मॉरिस वर्सेस कैंसर। अ डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू हिम एज ही पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, है ना। बोल रहा मैं मीटिंग में हूं तो मेरे को भी शेयर चाहिए, इसलिए ऐसा थोड़ा ना डायरेक्टर को थोड़ा देंगे, हम तो पब्लिक के लिए लाए हैं, बराबर है। सिर्फ ये बोलेगा कि मैंने शेयर इसलिए ले लिया अपने आप को क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो मीटिंग में से डायरेक्टर था, ऐसे शेयर होल्डर थोड़ी ना था। ओके, ये सब अंदरूनी बातें जो हमको समझ में नहीं आती। अगर आपको पता है शक है कि इरेगुलरिटीज हो रही हैं, कंपनी पर इंक्वायरीज हैं, कंपनी पर
अनयूजुअल तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है और वो बाहर वाले के लिए इतनी आसानी से जानकारी हासिल करना पॉसिबल नहीं है। जो डोर कंट्रोल में भी था, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कैसे हम लोग पता करेंगे। आप ये सब केसेस को कोड कर सकते हैं वहां सिर्फ कोड कर सकते हैं, आप सिर्फ कोड भी करेंगे तो चलेगा। और सुनिए बात, ये पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्जरी, फ्रॉड चल रहा है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं कंपनी में, तो फिर डेफिनेटली ऐसी कंपनी में क्यों जबरदस्ती का तुम इन्वॉल्व हो रही होती है। ये एक्सेप्शन है, फिर इसमें इंटर मैनेजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है किसी ने अपने शेयर को ट्रांसफर किया, तो वो किसी के पास गया, कौन है वो ट्रांसफर। अब शेयर जब ट्रांसफर होता है तो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होता है, उसमें कंपनी के कॉमन सील भी होती है, तो हम तो मानेंगे ना कॉमन सील ऑथेंटिकेटेड है। बाद में पता चला कि जो कॉमन सील थी वो झूठी थी, फॉर्ज थी, हमको कैसे पता रहेगा। अब सेक्रेटरी साइन कर रहा है तो हम तो मानकर चलेंगे कि सब कुछ सही है, बराबर है। और अगर तुमको पता है कि फॉर्ज्ड है, अगर तुमको पता है कि फॉर्ज्ड है, गलत सिग्नेचर है, सेक्रेटरी की सिग्नेचर है, कंपनी की सिग्नेचर नहीं है, गलत है, तो क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो तुम। व्हेन यू नो कि एक डॉक्यूमेंट में फॉर्ज्ड सिग्नेचर है, व्हाई यू इन्वॉल्व। ओके, तो खुद ही बोल रहा है कि इसमें ज्यादा एग्जांपल मिले नहीं है, इसीलिए क्लियर इलस्ट्रेशन मिला है। ओके, खत्म हो गया भाई, अच्छे से पढ़ के जाना और ये अच्छे से लिखना है, एक एक चीज अंदर से कोट करके। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये तो वहां से पढ़ना मेरे नोट से, इससे सिर्फ समझना पढ़ना, डॉक्ट्रिन मेरे नोट से ही पढ़ के जाना और एक एक वर्ड पढ़ के जाना, ठीक है। और केस लॉस कोट करना। चलो बाय, टाटा, टेक केयर।